हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को और उसकी बैलेंस शीट को और साथ में इस सेक्टर को जो बैंकिंग सेक्टर है। तो हमने आज इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि टेक्निकल फ्रंट पे टेक्निकल चार्ट के बेस पे इसमें एक बहुत ही अच्छा मूव बना है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को कि इस सेक्टर की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में कितना स्कोप अवेलेबल है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स। फिर हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो क्या हमें इंडिकेशंस दे रही है, उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, क्या हमें इसके ऊपर बैट लगाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर फाइनली हम इसमें टेक्निकल फ्रंट पे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आपके सामने आता रहूंगा जिससे आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों को सीखना, स्टॉक मार्केट को सीखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो इजी हो ही जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम का होना। कि पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है कि जो कंट्री की पूरी जीडीपी है, जीडीपी को नंबर ऑफ पीपल, जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम पे डिवाइड होकर आ जाती है। कि यानी कि मीन्स 1 पर्सन, एवरी सिंगल सिटीजन, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है या किसी भी एज का है, वो ऑन एन एवरेज पूरे साल में कितने डॉलर कमाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमारी किस नंबर पे आती है, वो आती है 139 नंबर पे। और हम वी इंडियंस ओनली अर्न $2,171 एवरी ईयर, दैट्स इट। और हमारी रैंकिंग 139 नंबर पर है। हमसे ऊपर बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है। इवन भूटान $3,400 पर कैपिटा इनकम है। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम 3946 है। इंडोनेशिया $4,163 है एंड मैनी मोस्ट टू कम। इवन लेबनान 9,650। और वर्ल्ड की जो एवरेज है दैट इज $11,355 पर कैपिटा इनकम है। यानी कि हम जो वर्ल्ड की एवरेज है ना उससे भी 1/5 कमाते हैं। ये हमारी अभी तक का रिकॉर्ड है। तो देखो, जो हो चुका वो हो चुका। हम लोगों के ऊपर किस किस कंट्री ने कैसे कैसे राज किया है, हमारे ऊपर कैसे कैसे रूल किया है, हम उस चीज में अगर हिस्ट्री में जाएंगे, गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे तो उस चीज में कुछ नहीं रखा। बेटर है कि हम आगे बढ़ें। और जैसे आज की डेट में मोदी जी कहते हैं कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, तो उसका एक ही तरीका है यार, एवरी इंडियन नीड्स टू अर्न मोर मनी। जब हम सभी लोग मिलकर ज्यादा कमाएंगे ना तो हमारी इंडिया की जीडीपी भी ग्रो करेगी और हम इंडियंस प्राउडली कह पाएंगे कि सबसे अच्छा मेरा भारत महान। तो वो उस चीज पे अगर वर्क करना है ना तो थोड़ा सा अपनी नॉर्मल जॉब से अलग जो हमने पैसे जोड़े हैं ना उस नॉर्मल जॉब से उसको सही जगह लगाने की भी जरूरत है, जिससे वो पैसा काम पे लगे। और काम पे लगेगा तो यार हमारी इनकम बढ़ेगी, तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी और फिर पूरा हिंदुस्तान अच्छा होगा। तो पर कैपिटा इनकम $2,000 है, वर्ल्ड की एवरेज $11,000 है और यूएस जो कि बेंचमार्क माना जाता है वो है $65,000। यानी कि एवरी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन की जो इनकम है वो इंडियंस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। अब जहाँ तक बात आती है कि वो तो यार हमसे 40 साल आगे हैं, 50 साल आगे हैं, मैं कहता हूँ 40 साल ही आगे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसी तरह से तरक्की करें और 40 साल के बाद भी, 30 साल के बाद भी अगर उस मुकाम को हासिल करें तो यानी कि हम इंडियंस की इनकम अगले 30 साल में 30 गुना बढ़ने वाली है। और अगर ये इनकम 30 गुना बढ़ने वाली है ना तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सेक्टर पे आने वाला है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और अगर बैंकिंग इतनी अच्छी स्ट्रांगली आगे चल के ग्रो करेगी तो अब बात आती है कि हमारी कंट्री के लीडिंग बैंक्स कौन से हैं। अब लीडिंग बैंक्स की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये 5 सबसे बड़े बैंक मेरे सामने आते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, हम कह सकते हैं कि एसबीआई। लेकिन एसबीआई क्योंकि सरकारी बैंक है और सरकारी कंपनीज का जो मेन मकसद होता है वो नेशन को सर्व करना होता है। मैं काफी बार इस बात को कहता हूँ, अलग अलग वीडियोस में कहता हूँ, उनका मेन पर्पस ज्यादा पैसा कमाना होता ही नहीं है।
तो जब उनका मेन पर्पस ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है और सिर्फ नेशन को सर्व करना ही है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, वो बाई प्रोडक्ट की तरह से काम करता है। तो अब बात आती है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़े दो बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने आज ही एक वीडियो लॉन्च की थी, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस के बारे में। अभी हम आईसीआईसी बैंक की बात कर रहे हैं, जो कि पहले लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक होता था, लेकिन मैनेजमेंट में कुछ लोगों की वजह से ये आईसीआईसी बैंक मींस रैंक करके नीचे की तरफ डाउनग्रेड होकर सेकंड नंबर पर आ गया और अभी सेकंड नंबर पे प्लेस करता है, पोजीशन इसकी सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जब इतनी बड़ी कंट्री की बात करते हैं जहां पर 130-140 करोड़ लोग हैं ना, तो इन बैंकों को फायदा होना ही है जब अपनी इकोनॉमी भी 30-40 गुना बढ़नी है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो उसमें कोई डाउट नहीं होता। अब बात करते हैं बैलेंस शीट पे, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक उतनी कैपेबिलिटी रखता है जितनी एचडीएफसी या बाकी बैंक्स रखते हैं, जितनी कैपेबिलिटी रखनी चाहिए? तो एक बार निगाह यहाँ पर मार लेते हैं कि 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की जो रेवेन्यू थी वो 36,000 करोड़ थी, अभी बढ़ के वो 86,000 करोड़ हो गई है। तो यहाँ क्लियर ग्रोथ नजर आती है। अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 3500 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि ग्रो करके 10,000 करोड़ हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, जो 3500 करोड़ नेट प्रॉफिट था ना, वो हमारा 12,000 करोड़ तो हमारा 2015 में ही हो गया था। लेकिन मैनेजमेंट में कुछ फ्रॉड्स सामने निकल कर आए थे, जैसे कुछ नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन आप सबको पता है, अगर गूगल पे सर्च करोगे दैट what had happened in ICICI Bank and those were whose guys those were involved in all these frauds and all, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसकी वजह से इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी और कुछ प्रोविजंस आए थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो 4,254 करोड़ से इंक्रीज होकर 9,566 करोड़ और अभी 10,170 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये वापस से ट्रैक पर आ गया है, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इन सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बिना ये ग्रो नहीं कर सकता। और 10,000 करोड़ इतने होते हैं, सी एक्चुअली दिस इज $1.5 बिलियन। $1.5 बिलियन इसका एक साल का नेट प्रॉफिट है, तो ये छोटी अमाउंट कभी नहीं होती। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रेवेन्यू इनकी बढ़ रही है। और जहां तक अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई के पास 43% शेयर होल्डिंग है, डीआईआई के पास 45.73% होल्डिंग है और पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। जब एफआईआई और डीआईआई के पास इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग होती है ना कि 90% तो वही लेकर बैठे हैं और पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि जो इसकी बोर्ड है वो बोर्ड बहुत मजबूत है, अच्छी खासी मजबूत है। अभी अगर डीआईआई की बात करें तो एलआईसी के पास, यानी कि जो सरकारी हिसाब किताब है, उसके पास 10% और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पास 5% एंड दैट्स इट। यूटीआई के पास 1.8%, तो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। एफआईआईज और मेन डीआईआईज इसको कंट्रोल करके बैठे हैं, सेकंड लार्जेस्ट बैंक है। तो बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पर लगातार ग्रोथ है, हमने देखा है 36,000 करोड़ से बढ़ के 86,000 करोड़ और 3,500 करोड़ से बढ़ के नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़, तो यहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल होती है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो मेन चीज़ इस चार्ट पैटर्न में ही है व्हाई वी हैव चोजन दिस स्टॉक टुडे। सी इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल बन चुका था पहले ही और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका था। एक और दूसरी बात कि इसका जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज 552 और वहाँ से अच्छा खासा अभी ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। नीचे ट्रेड करते हुए ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो ब्लैक लाइन है वो 200 दिन मूविंग एवरेज की है। अगर कोई भी ग्रेट कंपनी, बड़ा जो मार्केट लीडर होती है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही होती है, तो वो एक मुझे सेटिस्फेक्शन देती है कि ये चीज़ महंगी तो बिल्कुल नहीं है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें, अगर फंडामेंटल्स कंपनी के और अगर सेक्टर्स के अगर उस चीज़ को अलाउ करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और साथ में अगर यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा हो ना, तो वो अपने आप में एक एडेड एडवांटेज है। उसके बेस पर मार्केट में ट्रेड लेना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब इसमें ट्रेड क्या बनता था जब ये हम बात कर रहे हैं, तो देखो ट्रेड बड़ा सिंपल सा था। ये एक कप विद हैंडल बना था, ये पूरा एक कप था और ये एक हैंडल था और यहाँ पर इसने कप विद हैंडल से ब्रेकआउट दिया था। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट दिया तभी सेबी की गाइडलाइंस आ गई 31 अगस्त को कि प्लेजिंग के रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक बिकवाली आ गई। अगर ये बिकवाली और ये रूल्स नहीं आए होते तो इस
कप विद हैंडल के बेस पर जो प्राइस पैटर्न बन रहा था और उसके बेस पर जो टारगेट प्राइस था, वो टारगेट प्राइस हमारा होने वाला था 498, यानी कि मोटा मोटा 500 रुपीज़। अब अगर कोई चीज़ यहाँ से ब्रेकआउट भी देती है इस लेवल से 400 से और 500 जाती है, तो ये 20% प्लस का गेन हो जाता है। 20% प्लस का गेन शॉर्ट टर्म में अपने आप में एक बहुत अच्छा गेन होता है। और अभी ये इसमें एक और जो अच्छी बात हुई कि ये सेल ऑफ जो आया ना, ये सेल ऑफ एक्चुअली बाय फोर्स था। बाय फोर्स इन द सेंस कि इस सेक्टर में अपने आप में ऐसा सच कोई कमी नहीं थी, क्योंकि गाइडलाइंस चेंज हुई इसलिए आया। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी चीज़ आपकी राउंडिंग शेप में नीचे आई हो तो उसको सिर्फ एक्यूमुलेशन कहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये यहाँ पर राउंडिंग शेप में नीचे आया है, एक्यूमुलेट हुआ है, और एक्यूमुलेट होने के बाद में अगर V2 कैंडल्स बन जाएं, V2 कैंडल्स में बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, जब 2 ग्रीन कैंडल्स साथ में बन जाएं और सेकंड ग्रीन कैंडल का ओपन हाई लो एंड क्लोज पुरानी लास्ट वाली ग्रीन कैंडल के ओपन हाई लो एंड क्लोज से रेस्पेक्टिवली ज्यादा हो, यानी कि ओपन ओपन से ज्यादा हो, हाई हाई से ज्यादा हो, लो लो से ज्यादा हो और क्लोज क्लोज से ज्यादा हो, तो ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है एट द एंड ऑफ द राउंडिंग शेप में जो हमारा नीचे आया होता है प्राइस। अब अगर ये यहाँ से चलना शुरू होता है तो मेरा सीधा सीधा टेक्निकल बेस पे टारगेट आता है 500। अब बात आती है कि अगर हम टेक्निकल बेस की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल बेस पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सी स्टॉप लॉस हमारा इस V2 कैंडल और इस राउंडिंग के एकदम नीचे होना चाहिए कि अगर ये 358 जो इसका लो है, अगर 358 के नीचे ये प्राइस क्लोज होता है डेली बेसिस पे, डेली कैंडल के बेस पे, तो हमें इसमें टेक्निकली निकल जाना चाहिए। और ऊपर चलता है तो सीधा टारगेट 500 है। अब ये तो बात आ गई शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में टारगेट हमारा 500 आता है, जो यहाँ से अच्छा खासा टारगेट है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये सबसे पहले तो ऑल टाइम हाई ही डिपेंड करता है कि ऑल टाइम हाई जाना चाहिए, और ऑल टाइम हाई के बाद में जैसा कि आज तक हुआ है कि ये इसने ऑल टाइम हाई लगातार बनाए हैं, उसके बाद ऊपर भी गए हैं, तो ये ऊपर ही जाना बनता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस बैंक। ये सबसे बड़ा बैंक होता था, वापस से उसी ट्रैक पर चलना शुरू हो गया है। तब से मैनेजमेंट चेंज हुई है, हमने नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी हमने देख लिया है कि किस तरीके से कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी वापस से इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। 4,200 करोड़ से 9,500 करोड़, फिर 10,000 करोड़, और चार्ट पर भी वो चीज़ नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न है। सो आई एम ए बायर एट दिस प्राइस 374 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 358। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और टारगेट है इसका 500। दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना वीडियोस को, और लाइक भी कर लेना, अपना ड्यू डिलिजेंस भी कर लेना। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए हैप्पी इन्वेस्टमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच।